होते हैं तो पहले वो कोई कोई इशू लेके आते हैं, फिर वो अपना क्लेम बनाते हैं कि इसमें ये हुआ है, फिर उससे उससे रिलेटेड एविडेंसेस लेके आते हैं। लेकिन यही एक्टिविटी जो है वो हमारे हमारी एकेडमिक राइटिंग में भी होती है और बड़ी पॉपुलर है। अक्सर जो रिसर्च कमेंट्रीज होती हैं जो कि जर्नल्स में छपती हैं, उसमें आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस की जाती है, या एडिटोरियल्स जो होते हैं, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स के एडिटोरियल्स जो होते हैं, या एडिटेड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स जो होती हैं जिसमें चैप्टर्स होते हैं, साइंटिफिक चैप्टर्स होते हैं, तो हाँ उसमें आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस यूज की जाती है। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, वी जनरेट ए क्लेम, वी प्रोवाइड एविडेंस एंड देन वी कम टू द रीजनिंग। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया एक सेंटेंस में, दिस इंटरवेंशन इज इफेक्टिव बिकॉज मल्टीपल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स शो दिस एंड दिस। तो ये एक एग्जांपल है, लेकिन देयर इज ए वास्ट अप्रोच। इसकी टिप ये है कि आपको बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स फेयरली प्रोवाइड करने होंगे। आपको डायगोनल रीडिंग के थ्रू बहुत सारे कंपैरेटिव आर्टिकल्स को सिलेक्ट करना होगा, और फिर उनको जो है आप एक साथ सिंथेसाइज करके और अगली राइटिंग की स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते। थीमेटिक एनालिसिस ये एक और स्टाइल है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि उसमें उसमें थीम्स डेवलप की जाती हैं, थीम्स के कोड डेवलप किए जाते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो थीमेटिक स्टाइल में इंटर रिलेटेड या रिकरिंग थीम्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कोड्स जनरेट होते हैं, उसके जरिए उनकी एनालिसिस होती है। तो जैसे कि जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें आप आर्गुमेंट जो लिख रहे होते हैं वो ये उसका स्टाइल ये है, पार्टिसिपेंट्स रिपीटेडली हाईलाइटेड द थीम ऑफ दिस, थीम ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन कंक्लूडेड इन दिस वे। डॉक्टर अमरेंद्र प्लीज पुट। Dr. Armendra, please mute yourself. One sir. तो वही बात है, इसमें टिप ये है कि कोड यूज किए जाते हैं। क्रिटिकल एवेल्युएशन, क्रिटिकल एवेल्युएशन भी अक्सर कमेंट्रीज में और एडिटोरियल में देखने को मिलता है, किसी पार्टिकुलर घटना पे या किसी पार्टिकुलर फिनोमेना पे मिलता है। जैसे कोविड हो गया, तो उस हो चुका जब, तो उसको लेकर लोगों ने अपने जर्नल्स में साइंटिफिक कमेंट्रीज लिखी, तो क्रिटिकल एवेल्युएशन पे भी का भी यूज करते हैं। पूरा पूरा रिसर्च पेपर भी होता है इस तरह का। इट असेसेस द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, and like it is just not the summary, it is an expanded summary of many studies and generating the arguments out of those studies. जैसे इनका एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, although the study used a large sample, its design limits causality। इन्होंने जैसे एक बात बताई, तो ये एक जो है क्रिटिकल एवेल्युएशन होता है। अक्सर क्रिटिकल एवेल्युएशन जो है वो दूसरे स्टाइल के साथ मिलाकर भी लिखा जाता है, ज्यादातर लिखा जाता है, क्योंकि आप पूरी स्टडी में जहाँ पे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, वहाँ आप जो है एक जैसी लैंग्वेज नहीं लिख सकते। और आमतौर पर क्रिटिकल इवेल्यूशन जो है वो डिस्कशन पार्ट में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें टिप क्या है, ऑलवेज जस्टिफाई योर क्रिटिक्स विद रीजनिंग और रेफरेंसेस। तो आप जो है, मान लीजिए आपकी स्टडी ने कोई फाइंडिंग ए दी, लेकिन पहले की दो स्टडीज ने फाइंडिंग बी दी थी, तो आप उसको अपने डिस्कशन में लिखते समय कंपैरेटिवली क्रिटिकल एवेल्युएशन दे रहे हैं, और पिछली स्टडी का जो रेफरेंस है वो भी साथ में साइट कर। तो एनालिटिकल लैंग्वेज कैसी होती है?
राइटिंग में। उसमें कुछ यूजफुल फ्रेजेस होते हैं जो आप अक्सर देखेंगे रिसर्च पेपर्स में पाए जाते हैं, लेकिन आप जैसा दिस सजेस्ट दैट ऐसे होता है। दिस कंट्रास्ट इन कंट्रास्ट, जैसे कि अगर आप किसी और स्टडी में कुछ और पाया, अब मान लीजिए आपकी स्टडी ने कुछ दिया तो आप उसको दिस सजेस्ट दैट करके आगे बढ़ाते हैं। दिस सजेस्ट दैट फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन, ठीक है। अब किसी और स्टडी ने कुछ और कहा था, इन कंट्रास्ट टू रायान एट आल 1992, आपने रिसर्च का सिटेशन दे दिया और उसमें आगे आपने अपना आर्गुमेंट दिया कि उन्होंने इस तरह कहा था तो मैं इस तरह कह रहा हूँ, काइंड ऑफ। द एविडेंस इंडिकेट्स, आपको अगर कोई आर्गुमेंट देना है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि यू आर जस्टिफाइंग कि जो एडोलेसेंट एज है उसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन फॉर्म होता है, तो वी आर जस्टिफाइंग के जो इंटरवेंशन है वो उसी एज के लिए बनाया जाए। तो अपना आर्गुमेंट देते समय हम लिखते हैं कि द एविडेंस इंडिकेट्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन हैपेंस एट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये आपने बता दिया कि मैं स्वयं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, मेरी विम्स एंड फैंसी नहीं है, ये पिछले एविडेंस ने बताया है कि इस एज के बच्चों में इस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप होता है, इसलिए मैंने अ, उनके उसी एज के लिए इंटरवेंशन बनाया। अब जैसे ये एक टर्म और भी है, द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिस हाउएवर वन मस्ट कंसीडर, ये भी एक फ्रेज है। तो लेकिन आपको, जैसा अभी हमारे क्विज में भी आया था क्वेश्चन, आपको जो है वो वेग टर्म्स यूज नहीं करना चाहिए, जैसे नाइस, गुड, इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट टर्म्स नहीं है। इनमें किसी भी प्रकार की एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। इसके पीछे नाइस कह दिया, गुड कह दिया, इंटरेस्टिंग कह दिया, ये एक एक्सप्रेशन है। ये इसमें कोई डीप थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग नहीं, थिंकिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं डेटा से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिकल, क्योंकि हम में ज्यादातर लोग जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए नल हाइपोथेसिस वगैरह करते हैं। तो मैंने ये कुछ चीजें डाल दी हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था मामला। तो जैसे कि पी वैल्यू अप्रोच है, आप ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो सोशल रिसर्च करते हैं स्पेशली साइकोलॉजी में। तो बात क्या है, जो पी वैल्यू है वो क्या चीज़ है? पी वैल्यू जो है वो हमारे जो नंबर्स आए हैं उनसे उसका ताल्लुक नहीं है। उसका रिलेशनशिप हमारे सैंपल और करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन में कोई पार्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है उसकी लाइक्लीहुड पे है, उसकी लाइक्लीहुड से है। तो उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर काम करनी चाहिए जब हम एकेडमिक ऑथर बन रहे हैं, कि पी वैल्यू ये नहीं है कि इसमें पी वैल्यू इतनी आ गई तो यही नंबर है। आई मीन वी शुड नॉट बी थिंकिंग एक्टिंग लाइक मशीन्स, machines do not think. We should be acting like humans, we should be thinkers, we should, whenever our analytical tool or statistical software says that this is the p value, we should think about the sample, we should think about the population where that particular variable is acting. तो अब हमें ये देखना चाहिए उस पर्टिकुलर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कितनी है, वो पी वैल्यू। नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है और पी वैल्यू जो है, इसी कारण से उनकी वैल्यू कम है, क्योंकि हमने एक्चुअली किसी फिनोमिना को क्वांटिफाई कर दिया। इसीलिए हमें कई सारी स्टडीज को मिलाकर किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में हम डिसीजन लेते हैं, जैसा जो कि मेटा एनालिसिस में होता है और सिस्टमेटिक रिव्यू में।
डॉक्टर अनीता, Sushil this, ma'am, please. IT cell, Sushil ma'am, sir, please. थैंक यू। अच्छा, जब हम अपनी एकेडमिक राइटिंग में लिखते हैं कि द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्श टर्म है, और बहुत ही ना अनथॉटफुल टर्म है। ऐसा लगता है कि हम लोग जो है रोबोट हैं, सीधे सीधे लिख दिया कौन सी चीज सिग्निफिकेंट है, कौन सी चीज नॉन सिग्निफिकेंट है। हमें वहां पर लिखना चाहिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसमें उसको नंबर में, उस जानकारी को नंबर में कन्वर्ट किया गया, फिर नंबर को स्टैटिस्टिकली प्रोसेस किया गया, फिर जो उसके ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हम अपने नंबर के आधार पर उस सोसाइटी में, उस पॉपुलेशन में कोई वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमारी राइटिंग में ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि हम धड़ल्ले से कहते हैं वो सिग्निफिकेंट हो गया, नाउ दिस इज द डिक्लेरेशन। नो, इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, नॉट एक्चुअली सिग्निफिकेंट। अच्छा, एक और चीज है, कुछ एरर्स होती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। उसमें एक एरर है टाइप 3 एरर। इसका जानना बहुत आवश्यक है। आपने अभी तक ज्यादातर लोगों ने सुना होगा टाइप 1 एरर का और टाइप 2 एरर का, जो मैंने